सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान वेलफेयर को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। दोस्तों, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उधर से जाके देख सकते हो या फिर कॉर्नर में आई बटन को क्लिक करके भी आप देख सकते हो। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कोई सॉल्यूशन में एसिड और बेस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप उसको कैसे पहचानोगे, आप कैसे क्लासीफाई करोगे कि ये सॉल्यूशन एसिड या बेस है। बिना टेस्ट के आपको इंडिकेटर्स का ज़रूरत होगा ही, लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि आप एक स्केल से उसको वेरीफाई कर सकते हो, एक कलर से आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, तो ये कैसा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, हमने आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करना है। आपने पहले वाले वीडियो पे देखा था कि जो एसिड्स होते हैं वो H+ आयन रिलीज़ करते हैं, और उसी H+ आयन का कंसंट्रेशन को लेकर के हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेस है। एक स्केल आता है pH स्केल, वो क्या करता है H+ आयन का कंसंट्रेशन को ऑब्जर्व करके अपना कलर को चेंज करता है, ठीक है। और उसी स्केल के बेसिस पे हमने हर एक सॉल्यूशन को डिवाइड करके रखा है कि वो किस ग्रुप में आता है। ये इमेज है एक pH स्केल का। आप इधर देख सकते हो कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड में H+ आयन और OH- आयन का लेबल दिया हुआ है। लेफ़्ट साइड पे क्या होता है, एसिडिक मीडियम होता है जो कि ग्रीन से धीरे धीरे रेड पे कन्वर्ट हो रहा है। वही आप राइट साइड देख सकते हो, ग्रीन से धीरे धीरे वो ब्लू पे कन्वर्ट हो रहा है। राइट साइड में हमारा बेस को दिखाया जाता है और लेफ़्ट साइड में एसिड को दिखाया जाता है। ये स्केल वेरी करता है फ्रॉम 0 to 14, एसिडिक मीडियम से बेसिक मीडियम तक। और ये सारा काम करता है H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन पे। जितना कम होगा आयन का कॉन्सेंट्रेशन, pH वैल्यू उतना ही कम होगा। पहला ग्रुप है न्यूट्रल ग्रुप। अगर आपका वैल्यू 7 पे आता हो, जो कि है ग्रीन कलर का, तो आप pH स्केल को न्यूट्रल बोल सकते हो। इस ग्रुप में सिर्फ वाटर आता है, जो हम लोग वाटर कंज्यूम करते हैं वो 7 pH का होता है। वही अगर मैं लेफ़्ट तरफ जाऊँ तो ये हमारा एसिड जोन है, ठीक है। ये फ्रॉम 0 to 7 रहता है। 7 मीन्स 6 तक ये जाएगा, फ्रॉम 0 to 6। 0 में बहुत ज़्यादा एसिडिक, फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे एसिड का मीडियम कम होते जाएगा, चाहे वो लेमन हो या फिर ऑरेंज हो, विनेगर हो, ये सारे के सारे किस पे आते हैं, हमारे लेफ़्ट साइड वाले ग्रुप पे आते हैं। वही अगर मैं बात करूँ राइट साइड वाले ग्रुप पे, तो वो वेरी करता है फ्रॉम 7 to 14, मतलब 8 से लेकर के 14 तक जितने भी ग्रुप्स है इसके, वो सारे के सारे बेस के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो आपने देखा जो pH स्केल है उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है। एक है न्यूट्रल सॉल्यूशन जिसका pH 7 होता है, अगर 7 से कम हो तो एसिडिक मीडियम होता है या फिर एसिडिक सॉल्यूशन होता है। वही अगर 7 से ज़्यादा हो 14 तक तो वो बेसिक मीडियम होता है या फिर बेस होता है। pH का हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हम उसको बहुत जगह अनजाने में ही यूज़ करते हैं, भले आपको उसका मीनिंग क्यों ना मालूम हो। चलिए कुछ ऐसे ही पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, हमारे बॉडी जो है ह्यूमन बॉडी, उसका pH वेरी करता है फ्रॉम 7.0 to 7.8। क्या आप ये जानते थे, हमारा बॉडी का खुद का pH है 7.0 to 7.8। तो आप कह सकते हो ह्यूमन बॉडी का जो pH है वो थोड़ा सा अल्कलाइन है, वो थोड़ा सा बेसिक है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। सेकेंड पॉइंट अगर मैं देखूँ तो जो रेन होता है वो कभी कभार एसिड रेन होता है ड्यू टू लॉट्स ऑफ कंटामिनेशन इन द एयर, ठीक है। तो उस केस में एसिड रेन का pH होता है 5.6। ये एसिडिक कैटेगरी में घुस चुका रहता है, जिस वजह से अगर ये रेन वाटर बॉडीज़ पे गिरता है तो एक्वेटिक एनिमल को क्या होता है, सर्वाइव करने में डिफ़िकल्टीज आती हैं, वो कुछ प्रॉब्लम आते, वो रह नहीं पाते इस एसिडिक मीडियम पे। थर्ड पॉइंट है, इवन प्लांट को भी ग्रोथ के लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए, एक हेल्दी सॉइल चाहिए। अगर आपका सॉइल भी कंटामिनेटेड हो, ज़्यादा बेसिक हो जाए या फिर अगर एसिडिक के कैटेगरी में आ जाता है एक्सेस ऑफ फर्टिलाइज़र यूज़ करने से, तो प्लांट्स भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपके स्टोमक पे अगर आपका फूड इनटेक सही ना रहा, ठीक है, या फिर अगर आपने प्रॉपरली टाइम पे फूड ना खाया हो, तो हमारा लीवर से जो HCl रिलीज़ होता है वो भी डिसबैलेंस हो जाता है, जिस वजह से जिस वजह से हमारे पेट पे एसिड क्रिएट हो जाता है, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक बोलते हैं। इस केस पे आप क्या लेते हो, एंटासिड्स लेते हो। एंटासिड्स क्या है, वो एक्चुअली बेस है जो कि HCl को न्यूट्रलाइज करके आपको पेन से रिलीफ पहुंचाता है। टूथ डिके, आपने देखा होगा कि बच्चों के दांत बहुत ज़्यादा सड़ जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वो जो भी खाते हैं प्रॉपरली मुंह को वॉश नहीं करते, जिस वजह से फूड पार्टिकल दांत में फंस जाते हैं और वो धीरे धीरे सड़ के क्या होता है, एसिड रिलीज़ करना शुरू करता है
और कैल्शियम कार्बोनेट जो कि हमारा टीथ बना हुआ है उस चीज़ से, उसको भी वो धीरे धीरे सड़ाना चालू करता है। सोचिए इतना मजबूत चीज़ जो टीथ है वो कैल्शियम से बना है, उसको भी ये एसिड क्या करता है, पिघला देता है, रस्ट करा देता है, खा जाता है। और वो उसी के वजह से क्या होता है, टूथ डिके होता है। तो इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि टूथपेस्ट को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो बेस होता है नेचर में, और जो एसिड हमारे टीथ्स पर फॉर्म हो चुका है रहता है बचे हुए खाने की वजह से, उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। इस केस में हमारा पीएच होता है 5.5, जिस वजह से टूथ डिके होता है। बी स्टिंग, मधुमक्खी के काटने से भी आपको इरिटेशन होता है। क्यों? क्योंकि जो बी है उसके उसके जो स्टिंग है, सुई जो है उसका, उस पर भी एसिड रहता है। तो अगर कोई कभी आपको बी काट ले, मधुमक्खी अगर आपको कभी काट लेता है, तो आप अगर बेकिंग सोडा यूज़ करो उस हिस्से में, तो आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि बेकिंग सोडा एक बेस है और बी का स्टिंग एक एसिड है, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। कुछ और बातें जानते हैं सॉल्ट्स के बारे में। चलिए देखते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट का पीएच क्या होगा। अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है तो उसका पीएच 7 होगा। मीन्स जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल रहेगा, ना ही ज़्यादा एसिडिक ना ही ज़्यादा बेस, ठीक है। वही अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है जबकि बेस हमारा वीक है, उस केस में क्या होगा, जो सॉल्ट होगा वो उसका पीएच 7 से कम होगा, मतलब वो एसिडिक वाला सॉल्ट बनेगा। अगर इसी का उल्टा हमारा एसिड वीक हो और बेस स्ट्रॉन्ग हो, तो सॉल्ट का पीएच हमारा 7 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब वो बेस के कैटेगरी में चल जाता सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट का हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है। अब ये कितने टाइप के सॉल्ट्स हैं, चाहे वो वॉशिंग सोडा हो, बेकिंग सोडा हो, ब्लीचिंग पाउडर हो, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, ये सारे के सारे चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होता है, चाहे वो इंडस्ट्री हो या फिर घर हो। इनके बारे में कुछ जानते हैं, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर, जिसका कि केमिकल नेम है CaOH2। इसका हम लोग यूज़ करते हैं पानी में, ताकि वो जर्म को किल कर पाए, जर्म फ्री कर पाए पानी को। साथ ही साथ इसका लॉन्ड्री में यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर का, क्लोथ्स को वॉश करने के लिए, ब्लीच करने के लिए, सारे जर्म्स को मारने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली क्लोरीन से बना रहता है, ठीक है। बेकिंग सोडा की मैं अगर बात करूँ तो उसको हम लोग किचन में यूज़ करते हैं फॉर बेकिंग पर्पज़, ठीक है। क्रिस्पी पकोड़ा बनाने के लिए भी बेकिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। एज एन एंटासिड्स भी यूज़ करते हैं इंग्रेडिएंट, ठीक है। जब हमारे पेट में एसिडिटी होती है तो हम लोग जो एंटासिड्स खाते हैं, चाहे वो इनो हो या फिर डाइजिन हो, उस केस में भी क्या होता है, बेकिंग सोडा का कुछ ना कुछ अमाउंट रहता है एज एन इंग्रेडिएंट। फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें भी बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। इसका एलिमेंटल नेम है NaHCO3। वॉशिंग सोडा, उसका तो आप यूज़ जानते ही होंगे, घर में कपड़े धोने के लिए काम में आता है, साथ ही साथ पानी का हार्डनेस को कम करने के लिए काम में आता है, ठीक है, वॉशिंग सोडा का यूज़। फिर ये एक टॉपिक है, ये जो सॉल्ट्स होते हैं क्या ये ड्राई होते हैं या फिर लिक्विड के फॉर्म में रहते हैं। तो ये मैटर करता है कि आप कौन से एलिमेंट से बना रहे हो। जैसे कि कॉपर सल्फेट की अगर बात करूं तो कॉपर सल्फेट तो आपको ऐसे ड्राई देखने को मिलता है, ब्लू कलर का, लेकिन फिर भी उसमें पानी रहता है, उसमें क्या होता है, वाटर का प्रेजेंस होता है। अगर आप कॉपर सल्फेट को हीट करोगे तो वो अपना कलर ब्लू से वाइट में चेंज कर देगा, क्योंकि पानी इवोपरेट हो जाता है। वही जब वो कूल डाउन होगा और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना चालू करेगा तो वो वापस ब्लू कलर को पकड़ लेता है। तो आप इस केस में बोल सकते हो कि कॉपर सल्फेट है तो ड्राई, लेकिन फिर भी उसके अंदर पानी का कंटेंट है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, जिसका यूज़ की मेडिकल में किया जाता है, ठीक है। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग जिप्सम को क्रिस्टलाइज करते हैं। ये एक अलग टाइप का सॉल्ट है। इसका जैसे ये फार्मूला आप देख सकते हो, CaSO4 मल्टीप्लाइड बाई ½ H2O। ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ रहता है। जब हम लोग इसमें पानी ऐड करते हैं 1.5 H2O, मतलब एक पूरा एटम वाटर का, साथ ही साथ हाफ एटम। अब ये हाफ एटम कैसे होगा, एक्चुअली एक एटम दो प्लास्टर ऑफ पेरिस के मॉलिक्यूल्स आपस में शेयर करते हैं, उससे ये जिप्सम बनता है। इसका यूज़ कहाँ पर होता है, मेडिकल पर्पस में, प्लास्टर करने को, जैसे कि किसी का हाथ टूट गया, किसी का फ्रैक्चर हो गया, कोई पार्ट बॉडी का, पैर या फिर हाथ, तो उसको ये हम लोग क्या करते हैं, बोन को एक स्ट्रेट पोजीशन में अलाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। साथ ही साथ इसमें हम लोग टॉयज़ भी बना सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से। और जब ये इसको आप मिक्स करोगे वाटर के साथ, फिर ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है कि आप इसको ईजिली तोड़ नहीं सकते हो।
इस केस में आप देख सकते हो कि पहले तो वो पाउडर फॉर्म में था जिप्सम, लेकिन पानी डालने के बाद उसका सॉल्ट बना और वो हार्ड हो जाता है पूरा सॉलिड। तो इसमें भी सॉल्ट का जो फिज़िकल स्टेट है वो भी ड्राई है आप बोल सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं भी उसमें भी वाटर का कंटेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स थे आपके सेकंड चैप्टर पे। इसके अलावा कुछ है नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने का भी नहीं है। जो भी पॉइंट्स है बहुत ही थोड़े थोड़े हैं, थोड़े याद करने वाले पॉइंट्स हैं कि इस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा। ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो में फिर भी कुछ डाउट है, ऐसा कुछ टॉपिक जो आपको ना समझ में आया हो, तो आप नीचे कमेंट करके मुझको पूछ सकते हो। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हो और शेयर कर दीजिएगा वीडियो अगर ये आपको अच्छा लगा तो। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।